लेकिन वही है जो ट्रस्टेड है, जो मार्केट में बहुत टाइम से चलता हुआ है, वो यूज़ करो। ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? आई थिंक हमने प्रॉप्स किया था लास्ट टाइम, ठीक है। हमने एक गैलरी बनाई थी और सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो कर दिए थे। ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था। हमने मैप लगा के एक एक करके सारा प्रॉप्स के थ्रू कार्ड में भेज दिया था और पूरा जो कार्ड्स हैं उनको शो कर दिया था, ठीक है। यहां तक सबका हो गया है, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स थे उनको हार्ड कोड किया है, ठीक है। अब हार्ड कोड करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट को फिक्स कर दे रहे हो कि इतने ही प्रोडक्ट होंगे, बस इससे ना कम होंगे ना ही ज्यादा। तो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या ये होगा? नहीं, मेरे को यहाँ पे ये प्रोडक्ट हार्ड कोड नहीं करने, तो क्या करें? एपीआई के थ्रू डेटा लेके आओ, ठीक है। हमने ये डेटा इस एपीआई से उठाया था, इधर से उठाया था हमने डेटा, ठीक है। तो यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे टोटल? 20। एक एरे के अंदर 20 ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इसी यूआरएल से डेटा फेच करना है, ठीक है। इसी यूआरएल से डेटा फेच करना है, कॉपी, ठीक है। तो अगर आपको डेटा फेच करना है तो डेटा फेच करने के लिए मैं चाहता तो यहाँ पे फेच एपीआई भी यूज कर सकता था, लेकिन अब मैं फेच एपीआई यूज नहीं करूँगा, ठीक है। देखो जरा, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ कॉन्फिग। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट्स एपीआई config.jsx और यू कैन से js, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वाला तो बाकी कोई लॉजिक होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्जियोस को कॉन्फ़िग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एक्जियोस को इंस्टॉल कर लो, npm install एक्जियोस। जब तक इंस्टॉल हो रहा है एक काम करो, यहाँ आओ, config एक्जियोस, देखो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक्जियोस की। सबसे पहली चीज, इंपोर्ट कर लो एक्जियोस को एक्जियोस पैकेज से, फिर एक्जियोस डॉट क्रिएट नाम का मेथड है। इसमें हमने बताया कि बेस यूआरएल ये होनी चाहिए, बेस यूआरएल मतलब रूट यूआरएल, ठीक है। फिर टाइम आउट कितने का होना चाहिए वो बता दिया हमने, ठीक है। फिर हेडर क्या होगा, जब भी कभी भी एपीआई वगैरह पे हम काम करते हैं तो मोस्टली जो रेस्ट एपीआईज होती हैं वो होती हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन में, ठीक है। टेक्स्ट डेटा वगैरह बहुत कम सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जाती हैं वो किस फॉर्मेट में जाती हैं? जेसन में, ठीक है। तो जेसन के लिए ये वाला फॉर्मेट है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन विद क्रीडेंशियल्स, मतलब कि क्या आपको बैकएंड में कुकीज अपनी भेजनी है या नहीं भेजनी, वो जो है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। भेजनी है तो कर दो, नहीं भेजनी तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हमने इसे यहाँ से एक्सपोर्ट मार दिया, जो क्रिएट करके आया होगा उसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करके एक्सपोर्ट मार दिया, सिंपल, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। हो गया इंस्टॉल? हाँ जी, बंद करो इसे, ठीक है।
सबसे पहली चीज, जब भी हम कभी भी प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, रूट में मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ .env। फाइल का नाम क्या है? .env। इसका नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल सेम रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कभी भी यहाँ कोई वेरिएबल बनाना, यहाँ पे वेरिएबल के आगे वीट अंडरस्कोर लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। वीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर API अंडरस्कोर URL इक्वल टू पेस्ट एनवायरमेंट फाइल। जब भी कोई सीक्रेट चीजें होती हैं, सीक्रेट चीजें हमेशा .env फाइल के अंदर रखनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी सीक्रेट चीजें होंगी वो किसके अंदर रखी जाएंगी? .env के, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है इंडस्ट्रीज में। आप हार्ड कोड भी कर सकते हो लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने ये किया है। तो यहां आने के बाद अब क्या करो, सबसे पहले एक्जियोस डॉट क्रिएट, ठीक है। जो क्रिएट करना है वो आपको API दे देगा, ठीक है। सबसे पहले बेस URL। बेस URL क्या होने वाली है? import डॉट मेटा डॉट env डॉट वेरिएबल का नाम वीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स API URL, ठीक है। अच्छा, हाँ लिख सकते हो, हार्ड कोड कर सकते हो, लेकिन एक मिनट रुको, बाहर से एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन्स, हाँ ठीक है। तो एरर सेमीकोलन में देनी चाहिए थी। चलो, import डॉट मेटा डॉट env डॉट, तो हमने बोला बेस URL निकाल लो इस फाइल से .env से, ठीक है। फिर अगला काम, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे उसका टाइप बताना है कंटेंट का। ये तीन उठा लो, ये चारों क्या पूरे प्रोजेक्ट में एक, ठीक है। हमने टाइम आउट उठा लिया, हेडर्स, फिर हेडर्स के बाद क्रेडेंशियल्स ट्रू, कुकीज भेजनी है या नहीं भेजनी उसके लिए। पहली बात वो नोड जेएस एनवायरनमेंट में होता है, अभी हम किस कौन से एनवायरनमेंट में? रिएक्ट, ठीक है। चलो, तो वीट के अंदर इस तरीके से निकाला जाता है, क्लियर। चलो, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कॉपी कार्ड गैलरी, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट्स API, ठीक है। एक काम करो, इसे हटाओ, रुक जाओ 2 मिनट, पहले कर लो फिर समझा रहा हूँ क्या किया। हमें कौन सी रिक्वेस्ट करनी है? गेट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कर दो स्लैश पे, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आए काम करो।
टेस्ट करते हैं पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा। आ रहा है सारा डेटा, ठीक है। क्या नहीं नहीं उसकी दिक्कत नहीं। तो ये जो टाइम आउट है, टाइम आउट का मतलब ये है कि जब कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर 10 सेकंड तक हमें रिस्पांस ना मिले तो कैंसिल हो जाए। तो सुनो, ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गई है, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, बेस यूआरएल क्या है वो यहाँ बता रखा है, ठीक है। भाई आपको अगर अच्छा ना लग रहा हो तो ये कर लेना, fixstoreapi.com/products, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो, बट मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं यही फॉलो करूँगा, ठीक है। फिर टाइम आउट, टाइम आउट के बाद हेडर, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट मार दिया गया प्रोडक्ट्स एपीआई को, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ अब हमने एक स्टेट बनाया, स्टेट का नाम क्या रखा, प्रोडक्ट्स, जो कि शुरू में क्या होगा, एक एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। वो शुरू में क्या होगा, खाली होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक हुक लगा रहे हैं। हुक का नाम क्या है, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक लगाया हमने, ठीक है। ये अभी आपके नेक्स्ट क्लास में होगा कि यूज इफेक्ट हुक होता क्या है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, नहीं तो आज ही कर देंगे, टाइम बचा तो, ठीक है। सो ये जो हुक है ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये वाला लॉजिक ओनली वन टाइम चलना चाहिए। कितनी बार चलना चाहिए, वन टाइम। कब चलना चाहिए, जब आपका कंपोनेंट माउंट हो, माउंट मतलब फर्स्ट टाइम जब आपका जो कंपोनेंट है ये वाला कार्ड गैलरी वाला यूआई पे लग रहा हो, क्योंकि डॉम है तो डॉम ऐड रिमूव करता रहता है इंटरनली। तो जब फर्स्ट टाइम ये लग रहा हो आपकी यूआई पे, उस समय ये लॉजिक ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए, ये होता है यूज इफेक्ट का फायदा, ठीक है। तो ये ओनली वन टाइम चलेगा और वो भी सबसे पहले चलेगा जब आपका कंपोनेंट लोड हो रहा होगा यूआई पर, उस समय। क्लियर भाई, एक बात बताओ, जो यूआई दिखाने से पहले प्रोडक्ट लोड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया, ठीक है। क्या लॉजिक लिखा जा रहा है, देखो एक फंक्शन बनाया, क्या नाम है उसका, फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि हमें फेच करने हैं प्रोडक्ट्स, ये एक तरीके का क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। प्रोडक्ट्स एपीआई डॉट गेट, गेट कौन सी यूआरएल पे गेट करना है, स्लैश, ठीक है। स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी यूआरएल को, इस पूरी यूआरएल, ठीक है। अब आपको हर जगह ये वाली यूआरएल जितना मैंने सिलेक्ट किया है हार्ड कोड करने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ। पहली बात, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया है, हाँ तो ये वाले से किया था ना, प्रोडक्ट्स एपीआई से स्लैश किया था। अगला कॉन्फ़िगरेशन बनाना है अलग बना लो, बैकएंड एपीआई, और उसमें अलग यूआरएल डाल दो। हाँ बताओ। एक्सियोस जो क्रिएट डॉट क्रिएट है, ये क्या मतलब एपीआई क्रिएट कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन हो रही है अभी, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है। कंज्यूम इस जगह पे किया जा रहा है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसको हिट किया जा रहा है। तो ये किस टाइप की, मतलब गेट पोस्ट किस टाइप की एपीआई बन रही है इससे गेट क्रिएट लिखा करने से? हुआ है ना, तो ये गेट बनेगा। अब यहीं से आप पोस्ट करोगे तो पोस्ट बन जाएगा। अब यहीं से पुट अच्छा डिलीट जो करना है वो कर लोगे,
मतलब एपीआई उस एंड में बनेगी, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं गेट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर दी, बार बार ये चीज़ करने की जरूरत नहीं होती। वरना बहुत बार जो होता है ना, हमें बार बार हेडर बताना पड़ता है, बेस यूआरएल बतानी पड़ती है, तो उससे हम ठीक। बच जाओगे, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। अब तो अलग फाइल बना लो, जैसे प्रोडक्ट्स एपीआई कॉन्फ़िग बनाया, आप एक और बना लो बैकएंड एपीआई कॉन्फ़िग, हो जाएगा काम। तो जब जिसकी जरूरत हो उस वाले कॉन्फ़िगरेशन को यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो प्रोडक्ट्स एपीआई डॉट गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्लैश पे, तो स्लैश का मतलब इस वाली यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो प्रॉमिस के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? प्रॉमिस की फॉर्म में। ये रहा प्रॉमिस, दिख रहा है, प्रॉमिस ऑफ टाइप एक्जियोस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर एक की होगी, क्या होगी? की। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मैंने क्या किया? डॉट डेटा। तो डॉट डेटा की का नाम है, तो अपने आप जो भी वहां से बैकएंड से रिस्पॉन्स आया होगा वो हमें मिल जाएगा, और हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। आपको देखना है, लो एक काम करो, लॉग रेस्पॉन्स, ठीक है, ओनली रिस्पॉन्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, क्या दिख रहा है आपको रिस्पॉन्स के अंदर? ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है, अगले उसमें क्या है? डेटा, डेटा नाम की है, वैल्यू क्या आई है इसके अंदर? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ कितनी आसानी से निकल गया। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे आप ना ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, वो अपने आप हैंडल कर लेगा, ठीक है। इसकी खासियत होती है। आप एक काम और करो, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डबल इक्वल टू 200, देन डू दिस। ये मतलब एक्सियोस हैंडल कर लेता है इसको, जो ये हम वहाँ पर अवेट लिखते हैं दो बार। हाँ, अब अवेट लिखने की जरूरत नहीं है, जेसन में खुद से पार्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेगा। वरना फैच एपीआई होती तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हमें उसे पार्स करना पड़ता पहले, ठीक है। अब ये जो है, अब ये देखो, एसिंक्रोनस जो कोड होते हैं ना, उसमें एक्सेप्शन मतलब एरर आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी ऐसा कभी सिनेरियो मिले, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो भी सस्पिशियस कोड हो जिसमें एरर आने के चांसेस हों, उनको उठा के डाल दो ट्राई में, ठीक है, और यहां पे डाल दो कैच में, ठीक है, ट्राई और कैच में डाल दो। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। लेकिन पता है एक्जियोस इसको भी हैंडल कर लेता है। अगर मान लो ट्राई कैच नहीं लगा रखा, यहां आओ, रिफ्रेश, अनकॉट इन प्रॉमिस एक्जियोस एरर नेटवर्क एरर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? गेट एट दिस नेट कॉलन एरर नेम नॉट, तो अपने आप एरर हैंडलिंग भी कर रहा है। हाँ, सेफर साइड के लिए और कस्टम लॉजिक के लिए। अगर मान लो एरर आने पे मेरे को अपना लॉजिक चलवाना हो, तो फिर तो ऐसे सिचुएशन के लिए तो ट्राई कैच हमेशा लगा के रखना चाहिए, ठीक है। एरर डॉट मैसेज, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अगर रिस्पांस का स्टेटस 200 है, ये देख रहे हो, स्टेटस कितना आ रहा है? 200,
ठीक है, 200 का मतलब होता है ओके, 200 का मतलब ओके। ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं हमारे पास, ठीक है। दो सौ का मतलब क्या होता है, ओके, 201 क्रिएटेड, ऐसे ही। हाँ, 304 नॉट मॉडिफाइड, 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। 201 में जो क्रिएटेड लिखा है, हाँ, मतलब क्या क्रिएटेड है? ये रिस्पॉन्स का वो है, क्या नाम है, मैसेज है। जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, तो स्टेटस कोड के साथ स्टेटस टेक्स्ट जुड़ा होता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 201 अगर आ रहा है तो मतलब क्रिएटेड क्या चीज क्रिएट हुई? वो उसका मतलब ये जो है, जैसे मान लो आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम्म। बैकएंड पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी, आप कोई भी डेटा हम्म। सेव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर वो हम्म। सक्सेसफुली सेव हो गई, तो आपका बैकएंड जो है, क्या कहते हैं, आपको एक स्टेटस कोड भेजेगा 201। तो 201 का मतलब आप समझ जाओगे कि बैकएंड ने वो चीज क्रिएट कर दी है। मतलब 200 अगर मैं स्टेटस कोई कोड, डेटा सेव करता हूँ तो मुझे 201 कोड भेजना है स्टेटस में, हाँ, ये मतलब बैकएंड है। से। हाँ मतलब नोड, मतलब जो भी हमारा बैकएंड में हाँ, नोड या एक्सप्रेस लैंग्वेज है जो भी हो, हाँ यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ठीक आपने वेबसाइट वगैरह पे 404 देखा होगा कभी। नॉर्मल है, वो तो आता ही हाँ, रहता है। तो अब ये चीज कौन भेजता है, बैकएंड, ठीक है। 500 देखा होगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर खुद ही भेज देता है। ठीक है। तो बहुत बार जो होता है ना, जो सर्वर है ना, वो जो है एक कॉमन एक्सेप्शन, वो सॉरी एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, कॉमन आंसर भेजता है, कौन सा, 200। अगर आपने खुद से कुछ नहीं करा रखा तो बाय डिफॉल्ट 200 भेज देगा। लेकिन जो स्टेटस कोड है, उनको जो है एकदम कैटेगराइज करने के लिए, एकदम स्पेसिफिक बनाने के लिए, ये अलग अलग स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में काम आते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि प्रॉपर स्टेटस कोड भेजा जाए बैकएंड से, ठीक है। जब आप लोग बैकएंड पढ़ोगे तब उस जगह पे ये बताई जाती है। ऐसे फिर आपको बाकी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि जब रिक्वेस्ट जाती है तो क्या होता है, जब रिस्पॉन्स आता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है, HTTP के कौन कौन से मेथड हैं, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें बैकएंड में बताई जाती हैं। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, ऑप्शन, पैच, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है बैकएंड से डेटा मंगवा सकते हो यूजिंग API। इतना कर लोगे सब लोग, ठीक है। अब इसे बंद करो, इसे बंद करो, इसे भी। हाँ, एक नया राउट बनाया यूज इफेक्ट के नाम से, और अभी के लिए नैप बार में अटैच कर दे रहा हूँ मैं इसे। ecom जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे यूज इफेक्ट, ठीक है। उसमें अभी मैसेज नहीं लिखा हुआ,
ठीक है। सो देखते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, और हाँ एक चीज और, जो आप लोग ये कर रहे थे, कहाँ गया, ठीक है, इसमें पता है आप इसे और अच्छे तरीके से कर सकते थे। कैसे किया जा सकता था? अभी तो चलो आपका डेटा आ रहा है, आने के बाद जो है ये चीजें आ जा रही है, हो क्या पता चले कि बैकएंड से डेटा आए ही ना, तो एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए अगर बैकएंड से डेटा ना आए तो। सुनो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या नाम था, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर बड़ी होती है 0 से, देन डू दिस, ठीक है। एक फ्रेगमेंट एल्स, बता क्या h1 डॉट अभिषेक, मेरे को पता है क्या काम करना है, मैं कर लूँगा अपने आप। नो प्रोडक्ट्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट सेंड। शुरू में नो प्रोडक्ट्स टू डिस्प्ले आया था, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे अच्छा करना है, दोनों को बाहर ही कर देता ज़्यादा अच्छा। शुरू में ट्रू, फिर उसके बाद फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे इज लोडिंग, अगर ये ट्रू हुआ तो स्पिनर नाम का कंपोनेंट कॉल कर दूंगा, अदरवाइज ये काम होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सेव। अब स्पिनर नाम का कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, कॉपी कॉन्स्ट स्पिनर इक्वल टू, अभी के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, बाद में इमेज वगैरह रखवा देना।
यहाँ पे छोटा सा कुछ आ रहा था, ठीक है। एक काम करो, अब उसी लोडिंग की जगह स्पिनर लगा दो, इमेज लगा दो किसी स्पिनर की, ठीक है। तो जब तक वो सही से लोड ना हो जाए, ठीक है, तो ये आपका लोडर बन जाएगा, ठीक है। चलो तो वापस इसी पे आते हैं, यूज इफेक्ट। एक वेरिएबल लिया नम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नम की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, नम, ठीक है। सिंपल सा कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बटन लो, btn.btn.btn माइनस प्राइमरी, ठीक है, इंक्रीमेंट, सेव, बटन बन के आ रहा है, हाँ जी, लेकिन टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद मार्जिन वाई एक्सेस, ठीक है। सेव, सेव करने के बाद ऑन क्लिक सेट नम, नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू +1। सिंपल सा कोड है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा कोड है, ठीक है। ये काउंटर एप्लीकेशन हमने पहले भी बना रखी है यूज स्टेट करते समय। सुनो, ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, और वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही स्टेट में वैल्यू सेट हुई होगी 0, उसी समय ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, कोई भी चेंजेस कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या ये ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी और में कोई चेंज करूंगा, अगर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं, कॉन्स्ट नेम सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट हुक, शुरू में से खाली रखो, खाली रखने के बाद यहाँ पर br के बाद एंटर योर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ऑन चेंज, एक फंक्शन बना दो जो कि इवेंट को कैप्चर करे, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सबने ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में पढ़ी रखी होगी, इवेंट को कैप्चर करके वैल्यू निकालना, ठीक है। जो भी नेम आ रहा हो,
इनपुट में भी बॉर्डर नहीं आ रहा। नम को बढ़ाने पे लॉजिक चल रहा है, इस इनपुट में वैल्यू डालने पे लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो जो ये यूज इफेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये इसके अंदर जो ये कॉल बैक पास किया गया है, ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रहा है। जब भी कोई भी स्टेट यहां पे रिफ्रेश हो रहा है, आई मीन चेंज हो रहा है, तब जब भी कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है यूजिंग यूज स्टेट, तब ये वाला लॉजिक ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जा रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला यूज इफेक्ट है जिसमें हमने कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये वाला जो है इट विल रन एवरी टाइम व्हेन देयर इज एनी चेंज इन स्टेट्स और प्रॉप्स। ठीक है, लो ठीक है, अभी बता रहा हूँ, देखो ये वैसे तो ये वाली चीज बहुत कम यूज होती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने इससे पहले यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट खाली वाला, एम्प्टी वाला, वो वाला यूज हुआ था अभी, क्योंकि हमारी नीड थी कि प्रोडक्ट पहले लोड होने चाहिए। तो इसके 5 वेरिएंट आते हैं, पांचों का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट है उसमें 10 वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल के चेंज होने पे कोई लॉजिक चलवाना हो तो आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट में 100 वेरिएबल ही क्यों ना हो, 100 में से कोई एक भी अगर चेंज हो गया तब ये वाला लॉजिक ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में काम आता है, और क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ ही जाए। ठीक है, वो चीज पूछना पड़ेगा, नहीं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है ना, पहला रियल लाइफ यूज क्या बोल रहा है, हाँ, डिबगिंग रेंडर बिहेवियर, कि रेंडर होते समय क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, वो डेवलपर को अगर डिबग करना है तब, तो वो तो हम कर ही रहे, नम और नेम की वैल्यू प्रिंट करवा ही रहे, चेक कर ही रहे। सिंक्रोनाइजिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम्स, sometime you need to run logic after every render। एग्जाम्पल में क्या दिया है, लेआउट मेजरमेंट। ठीक है, कि जैसे मान लो यूआई में जो चेंजेस हो रहे हैं लेआउट में, उसके लिए लॉगिंग, सही चीज बोल रहा है। ठीक है, लॉगिंग करने का मतलब कोई भी चेंज हुआ तो लॉग में डाल दो कि भाई ये चीज चेंज हो गई है। ठीक है, उसको हम लॉग में डायरेक्ट देते हैं कि ये चेंज हुई, ये चेंज हुई, ये चेंज हुई। और अभी तो हम कंसोल पे करा रहे हैं, फ्यूचर में यही सेम चीज फाइल में भी हो सकती है, लॉगिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें, when this is dangerous because it runs after every render, can cause infinite performance issues, unnecessary API calls। हाँ ठीक है, कंपोनेंट नहीं, स्टेट और प्रॉप, हाँ, जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो सो देखो, तो इसीलिए ये जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये जो है बार बार जो है क्या कहते हैं, अननेसेसरी रीरेंडर कर सकता है। ठीक है, एक बार इसे देखो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। हेलो, क्या नहीं, अभी 2 बजे होगा।
इस कोड को देखा सबने? सो ये जो है हर एक रीरेंडर पे चल रहा है, ठीक है। अगला अब यहां पे कॉमा करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे जो है ये हमारी डिपेंडेंसी लिस्ट में हमने बताया है कि ये ओनली वन टाइम चलेगा, वन टाइम व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटिंग। जब भी कंपोनेंट यूआई पे लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? माउंट। क्या बोलते हैं? माउंट, ठीक है। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग दे रहा है। क्या बोल रहा है? रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज मिक्सिंग डिपेंडेंसीज नेम एंड नम, आइदर इंक्लूड देम और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। आपने जो नम और नेम है दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रखी है यूज इफेक्ट के अंदर, और ये सिर्फ चलेगा कितनी बार? एक बार। तो अगर एक बार चलेगा ये सिर्फ, तो नेम और नम ये तो बार बार चेंज होने वाले हैं, तो क्यों आप दिखा रहे हो फालतू? ठीक है। तो इसलिए वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, ध्यान रखना। ये मना नहीं है ये काम करना, तो इसलिए क्या दे रहा है ये? वार्निंग, ठीक है। हाँ, ये ओनली वन टाइम, वो भी जब फर्स्ट टाइम रहेगा तब, ठीक है। वो आपकी इच्छा है करवाना है नहीं करवाना, इसलिए एरर नहीं दे रहा ये वार्निंग है, ठीक है। एरर और वार्निंग दोनों में डिफरेंस होता है। वार्निंग के बावजूद आप वो काम कर सकते हो, लेकिन एरर आने पे वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें तो भाई चलवाना है ये, ठीक है। रिफ्रेश, देखो कंपोनेंट रीरेंडर्ड 0 और ये कोई भी वेरिएबल चेंज कर लो, दोनों में से किसी को चेंज करने पे कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं। तो ये सिर्फ ओनली वन टाइम चला, सिर्फ और सिर्फ एक बार। क्या यही एग्जैक्ट जो है हमने अभी एपीआई के लिए यूज नहीं किया? एपीआई के लिए यूज किया बस। तो 0 प्रिंट तो कर रहा है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है ना ये, ठीक है। तो ये एक बार चलेगा, ओनली वन टाइम, ठीक है। और हाँ, रिएक्ट के अंदर ये वन टाइम चला, मैं किसी और कंपोनेंट पे गया, फिर वापस से इस पे आया, तो यहाँ 2 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब सेम, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, लाइन लॉग स्टेटमेंट 2 बार चली गई। किसी और पे गया, तो रिएक्ट क्या करता है? इंटरनली जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको माउंट और अनमाउंट करता है, माउंट और अनमाउंट। मैं अगर जो है मान लो अभी होम पर हूं, तो क्या मेरे को यूज इफेक्ट वाले कंपोनेंट की जरूरत है यूआई पर इस समय? मैं अगर होम पे हूं जो कि लैंडिंग पेज दिखा रहा है, उस जगह पे क्या यूज इफेक्ट वाली जो यूआई है उस कंपोनेंट की, क्या वो दिखाने का कोई सेंस बनता है? नहीं। जब वो सेंस नहीं बनता तो यूआई पे होना ही नहीं चाहिए, फालतू में जो है वेट बढ़ा रहा है वेबसाइट का। तो रिएक्ट इंटरनली उसे क्या कर देता है? रिमूव कर देता है जब आप किसी और कंपोनेंट पे जाओगे तब, ठीक है, मेमोरी बचाने के लिए। और जब उस राउट पे वापस आओगे तो दोबारा से वही लगा देगा। तो माउंट अनमाउंट, माउंट अनमाउंट, जैसे ही कंपोनेंट पे अलग अलग जाते रहोगे वो माउंट अनमाउंट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये लॉजिक चलता है इंटरनली, क्लियर? ठीक है।
कैसे चेक करें कि भाई अनमाउंट हो रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? कंपोनेंट माउंटेड। मैं गया अबाउट पे, मैं वापस से आया, किसी और पे गया, तो प्रूफ हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, एफिशिएंसी और जो स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि मेमोरी ज़्यादा ना लगे और भी दूसरी चीज़ों में आपका बेनिफिट हो, वेबसाइट हैवी ना हो। तो जो रिटर्न के बाद ये फंक्शन लिखा है, जो कॉल बैक दिया है, ये जो है रिएक्ट के अंदर जो ये हुक है, क्या नाम है इसका? यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इस चीज को ट्रिगर कर देगा जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा, ठीक है। और यहाँ डिपेंडेंसी एरे में एम्प्टी एरे है, तो ये सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। ये वाला कितनी बार चलेगा? ये वाला एक बार, जब कंपोनेंट माउंट होगा। और ये वाला लॉजिक जब अनमाउंट होगा। तो माउंटिंग अनमाउंटिंग दोनों हो रही है, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा लॉजिक है जो आप चाहते हो कि जब कंपोनेंट लगे तब वो चल जाए, और जब कंपोनेंट हटे तो तब वो लॉजिक चल जाए, ठीक है। जैसे क्लीन अप कोड, कंपोनेंट के लोड होते ही मान लो कोई रायता फैला दिया आपने, फिर कंपोनेंट के हटते ही वो रायता को समेटना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है, अपने फैलाए हुए मैस को समेटना है। तो हाँ हाँ, एम्प्टी एरे से, इसे डिपेंडेंसी लिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी लिस्ट। कर्सर ले जाओ यूज इफेक्ट के ऊपर। यूज इफेक्ट जो है, इसका सिंटेक्स देखो। यूज इफेक्ट, इसके अंदर क्या आएगा? एक इफेक्ट, जो कि इफेक्ट कॉल बैक, क्या है? एक कॉल बैक है। फिर कॉमा करके डिपेंडेंसीज, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ऑप्शनल है, ठीक है, जो कि क्या है? डिपेंडेंसी लिस्ट। और ये सिंटेक्स है किसका? यूज इफेक्ट। तो ये चीज है, ठीक है। तो कितने वेरिएंट देख लिए हमने अभी तक? 3, ठीक है। एक विदाउट डिपेंडेंसी लिस्ट, एक एम्प्टी एरे के साथ, और एक जो है रिटर्न के साथ, अनमाउंट वाले के लिए। 3 चीज देख चुके हैं हम। सुनो, ये वाला जो यूज इफेक्ट है, ये ओनली तभी चलेगा जब नम नाम की जो स्टेट है उसमें चेंज होगा तब। जब नम में चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा ये, ठीक है। और किसी स्टेट के चेंज होने पे ये नहीं चलेगा। रिफ्रेश देखो, क्या वो चल रहा है? नहीं। अब चल रहा है? तो अब डिपेंडेंसी लिस्ट में हमने नम नाम का स्टेट पास कर दिया, तो इसका मतलब ये है सिर्फ नम के चेंज होने पे ये चलेगा, बस, ठीक है। अगर ऐसे 50 वेरिएबल है तो 50 में से किसी एक वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है तब ये चलेगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल में कराना है तो कॉमा करके बता दो। तो इसका मतलब ये है जब जब नम या नेम दोनों में से किसी में भी चेंज हुआ
तो ये वाला लॉजिक ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं इसके अंदर, नेम और नम, ठीक है। ऊपर वाले में सिंगल डिपेंडेंसी थी, फिर इससे ऊपर वाले में कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, एम्प्टी एरे था, फिर उससे ऊपर वाले में डिपेंडेंसी लिस्ट ही नहीं बताई हमने, ठीक है। फिर क्लीन अप फंक्शन था एक, जो वो रिटर्न वाला था। तो 5 वेरिएंट हो गए हमारे यूज इफेक्ट के, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम आते हैं और ये बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है यूज इफेक्ट, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करो आप लोग, फिर आप लोगों से मिलते हैं कल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके आना घर से।